चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। बच्चे बैठ जाओ ना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में थे, जहां पर उन्होंने गांधी जयंती महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। कार्य समिति की बैठक आज ही दूसरा दिन है। बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। देहरादून में रायवाला में हो रही है बैठक में जोशीमठ आपदा पर चर्चा की जाएगी। टीम ने जोशीमठ से लौटकर रिपोर्ट सौंपी है। बैठक में रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। नुकसान राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए टीम पहुंची थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है और इस बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, इस बार जिस तरह से 2 दिन की कार्य समिति की बैठक चल रही है बीजेपी की, इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है आने वाले चुनावों को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ इस बार सिर्फ चुनावों को लेकर रणनीति नहीं बनाई जा रही है। इस बार जनता का दिल जीतने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, बीजेपी के जो तमाम नेता मंथन कर रहे हैं, जिसमें आज भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करना नहीं है, बल्कि जनमानस में बीजेपी कैसे और ज्यादा लोकप्रिय हो, कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं को लोग ज्यादा पसंद करें, उनका फायदा उठाएं, कैसे जन जन तक बीजेपी पहुंच सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी के जो कार्यक्रम है वो तो है ही है,
देखिए, इसका एक उदाहरण जोशीमठ का जो मामला है, इसके लिए बीजेपी के जो एक टीम गठित की गई थी, टीम की रिपोर्ट आई है, ये भी है। और समय समय पर जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपदा जैसे हालात पैदा हुए हैं तो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कार्य करते हुए अक्सर नजर आए हैं। अगर हम कई साल पहले की बात कर लें, उत्तराखंड में जब 2013 में आपदा आई थी तो उस समय भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ करके उस कार्य को आगे बढ़ाया था। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की ये कोशिश है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और पार्टी पदाधिकारी को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका ग्राउंड जीरो पर कैसे निर्वहन किया जाए। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का तालमेल कैसे बेहतर हो, समन्वय कैसे बेहतर हो सके और सरकार की योजनाओं को आम जनमानस को किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इस पर फोकस किया जा सके। और इसके साथ साथ आपदा जैसे हालात में पार्टी कार्यकर्ता कैसे बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाए, प्रभावितों को कैसे राहत पहुंचाए। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो कार्य समिति में जिन पर चर्चा की जा रही है। कई राजनीतिक एजेंडे भी हैं जिन प्रस्तावों पर आज पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों की मोहर लगने वाली है और आने वाले समय में एक रोड मैप पार्टी का तैयार किया जाएगा। जिम्मेदार बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आज ये जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी के जो ओहदेदार नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सोशल मीडिया एक अहम रोल निभाता है। आजकल चुनावों की बात की जाए या आम जन की बात की जाए या किसी भी आप फील्ड को ले लें, आजकल एक सोशल मीडिया अहम रोल निभा रहा है समाज के बीच, सोसाइटी के बीच। तो ऐसे में आज इसे लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जानी है, रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है विश्वव्यापी है और ऐसे में सोशल मीडिया का किस तरीके से उपयोग किया जा सके, सोशल मीडिया से किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा सके और अपनी रीति और नीति को और अपनी छवि को कैसे और मजबूत किया जा सके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है बीजेपी बखूबी करना जानती है। अगर हम उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें और उत्तराखंड के और राजनीतिक दलों की तुलना में अगर हम बीजेपी के सोशल मीडिया की टीम को देखें तो वो बहुत ज्यादा आगे है और काफी एक्टिव देखी जाती है, खास तौर पे जब हम खबरों की बात करते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा करने वाले जो टीम है उसको भी सीनियर नेता जो है कुछ आज गुरु मंत्र देने वाले हैं और कैसे इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया जा सके, कैसे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े तमाम जो पहलू आज उस पर मंथन किया जाएगा। और इसके अलावा पार्टी कैसे मजबूत होगी, पार्टी कैसे आने वाले चुनावों में अपना जीत का परचम लहराएगी, इस पर फोकस किया जाएगा। संगठन जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय में पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि इस बैठक का फायदा आने वाले समय में बीजेपी को जरूर होगा। बिल्कुल सोनू, लगातार 2 दिनों से बैठक शुरू है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, जो बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है, उसमें आने वाले समय को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा भरपूर बीजेपी को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ सोनू, और जानकारी आपसे लेंगे। तो बता दें, संगठनात्मक वृत्त की रिपोर्ट, मोर्चों के गतिविधियों की रिपोर्ट, डेटा प्रबंधन और उपयोग कार्यक्रम, सोशल मीडिया की कार्य योजना पर चर्चा समेत राजनीतिक प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। वहीं आज जिस तरह से कल चर्चा हुई थी इन सभी मुद्दों को लेकर, आज दूसरे दिन की में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी कि बैठक शुरू हो चुकी है और 4:30 बजे तक बैठक रहेगी और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। जोशीमठ के लिए एक बार फिर राहत की खबर है, जहां पर अब सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। 200 करोड़ की लागत से सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा जोशीमठ नगर में। केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत इसे बनाया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर बनाए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जोशीमठ नगर के लिए सीवेज सिस्टम अब बनाने जा रही है सरकार। 200 करोड़ की लागत इसमें लगेगी और केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत इसे रूप दिया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, जोशीमठ नगर के लिए अब सीवेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जोशीमठ को किसी भी सूरत में बचाया जाए और यही वजह है कि
एक प्रशासनिक अधिकारी से लेके सरकारी कर्मचारी से लेकर और मुख्यमंत्री तक पूरा अमला जो है वो पूरे के पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। कैसे सरकार इसका संरक्षण कर सकती है, कैसे प्रभावितों को का संरक्षण कर सकती है, कैसे इस क्षेत्र का जो है वो देखरेख ज्यादा से ज्यादा की जा सके, इन तमाम पहलुओं पर सरकार मंथन कर रही है। ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी वर्क कर रहे हैं उसका अपडेट्स शासन स्तर के अधिकारी ले रहे हैं और शासन स्तर के अधिकारियों से समय समय पर मुख्यमंत्री अपडेट्स लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर के जब जायजा लिया था तो इस बात का इशारा कर दिया था वहां के हालात को देखते ही कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी आवश्यकता है। पहले दिन जब मुख्यमंत्री गए थे तब इशारा किया था और आज अधिकारी उसी को फॉलोअप करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से जोशीमठ में भूमि से पानी का रिसाव हो रहा है, मटमैला पानी का रिसाव हो रहा है, कभी रिसाव होने वाले पानी की मात्रा अधिक हो रही है तो कभी कम मात्रा में रिसाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये चिंता का विषय बना हुआ था। अब सरकार ने ये प्लान तैयार किया है कि आने वाले समय में जोशीमठ का जो सीवरेज लाइन का निर्माण है उसको किया जाएगा। पहले चरण में 42 करोड़ रुपए की लागत से 1848 घरों को सीवरेज को जोड़ने वाली लाइन का निर्माण कार्य किया जाएगा और इसके बाद करीबन 6 किलोमीटर से अधिक का एरिया है। उसके बाद फिर दूसरे चरण में चरणबद्ध तरीके से नमामि गंगे परियोजना के तहत उस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ये जो जोशीमठ की संरचना है इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होने के बाद इसकी दरारों को कम किया जा सकता है, इस तरीके का मानना है अधिकारियों का। तो अब ये देखना होगा। देखिए इसमें एक पहलू ये भी है कि कई साल पहले भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोशिशें की गई थी तो क्या वो परवान नहीं चढ़ पाई। तो क्या हम ये कह दें कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को, मंत्री को और प्रभारी जनपद के जो प्रभारी मंत्री है उनको उस समय गुमराह कर रहे थे। जो उस समय ट्रीटमेंट प्लांट की बात कही जा रही थी और फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और आज की जो हम स्थिति देखिए एक बार फिर इस पर कार्य करने की बात हो रही है क्योंकि हालात भयावह हो चुके हैं। तो ऐसे में अधिकारियों की, उस समय के अधिकारियों की जो इस कार्य के लिए नियुक्त थे उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आगे हम इसको जोशीमठ से के प्रभावित लोगों के लिए एक राहत की बात कह सकते हैं कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। अब मौजूदा अधिकारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं और आने वाले समय में जब ये सीवरेज का कार्य शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जो भूमि है भूमि में पानी का रिसाव नहीं होगा और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक राहत की बात जरूर हो सकेगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत जरूर मिलेगी। सोनू, सवाल ये भी उठता है जिस तरह से हमने देखा एक दिन में तो दरारें आई नहीं होंगी जोशीमठ में, काफी लंबे समय से आ रही होंगी और जिसके बाद जब आपदा सामने आई उसके बाद कहीं जाके सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया और कहीं ना कहीं यही वजह जो कांग्रेस लगातार सरकार को कई सवाल खड़े करती रहती है जोशीमठ को लेकर। जिस तरह से सीवेज सिस्टम लगाने की बात अब की जा रही है, 2011-17 की बात की जाए तो उस वक्त भी इसका काम शुरू किया गया था और लेकिन 2017 तक सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही सीवेज लाइन बिछाई गई। ऐसे में क्या लगता है कि अब क्या इसे लेकर गंभीरता से काम करेगी सरकार? देखिए ये जो आपका सवाल है बहुत अहम सवाल है। सवाल जोशीमठ के क्षेत्र के लिए भी है और सवाल अन्य क्षेत्रों के लिए भी है कि अधिकारियों की कार्य प्रणाली, कार्य संस्कृति आखिर कैसी होती है। जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अधिकारियों की क्लास लगाते हैं, हड़ताल लगाते हैं तो अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और उसके बाद फिर कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हुए, तत्परता से अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में जोशीमठ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात को हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पूर्व की बात करें, जैसे कि आपने स्वयं भी जिक्र किया है इस बात का कि अधिकारियों ने कार्य शुरू किया और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो जो अधिकारी उस वक्त इस क्षेत्र में इस कार्य को करने के लिए तैनात किए गए थे, क्या उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? आखिर क्या उनसे जवाब तलब नहीं होना चाहिए? अगर ये उस समय ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य आगे बढ़ा दिया गया होता तो शायद आज हम ये हालात नहीं देखते। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया और जब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो अब अधिकारी इसमें गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इसको तय समय सीमा में अधिकारी कर पाएंगे या फिर इसको भी अभी और वक्त लगेगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिर अब अधिकारी इससे लेकर गंभीर होते हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार सीएम लगातार इस पर नजरें बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया था और 2011 की अगर हम बात करें तो नगर को सीवेज लाइन से जोड़ने के लिए काम शुरू तो किया गया लेकिन 2017 तक सिर्फ
5 किलोमीटर क्षेत्र में ही सीवेज लाइन बिछाई गई और ये लाइन आज भी सिर्फ शोपीस बनकर रही हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 10% भवन ही सीवेज लाइन से जुड़े हुए हैं, 90% भवन का सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लेकिन अब जो राहत की बात यह है कि अब सरकार इसे लेकर गंभीर है और अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर किस तरह से अमल करते और कितनी राहत अब जोशीमठ को मिलती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। चलिए बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मैदान पहाड़ी इलाकों में बारिश देखी जा रही है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश बर्फबारी से तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। कई जिलों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। पहाड़ से लेके मैदान तक और मैदान से लेके पहाड़ तक, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी साफ देखी जा सकती है। और ऐसे में मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर कुछ पर्वतीय जनपद हैं और कुछ मैदानी इलाके हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई है और ऐसे में एहतियात बरतने की भी जरूरत बताई है मौसम वैज्ञानिकों ने। एक तो बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में काफी कमी देखी जा रही है। तापमान जो है काफी कम हो गए, तो कड़ाके की ठंड का कहर एक बार फिर से शुरू हो गया। और दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये कहीं ना कहीं जब मौसम का मिजाज बदलता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो एक तो इसका आम जनजीवन पर प्रभावित पड़ता है और दूसरा जो निर्माण के कार्य चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में हो रहे हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। एडीबी के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, डामरीकरण हो रहा है, जो ऐसे कामकाज किए जा रहे हैं, ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है, मौसम का मिजाज बदलता तो जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है उस क्षेत्र के भी लोग परेशान होते हैं और काम करने वालों को भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो मौसम का जो बदला सा मिजाज है, पर्यटकों के लिहाज से भले ही हम इसको खुशनुमा मौसम कह सकते हैं, लेकिन आम जनजीवन को पूरी तरह से उत्तराखंड के लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह की मौसम की बात हो रही है उत्तराखंड में, तो अब ध्यान ये भी आता है जो जोशीमठ में लोग परेशान थे, जिन्हें सरकार ने सुविधाएं दी हैं, दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया गया है, उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? ये खतरा बढ़ जाता है जब मौसम का मिजाज बदलता है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ जोशीमठ है और जब बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तो जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। दूसरा, जैसा कि आपने स्वयं भी कहा कि जिन प्रभावित लोगों को शिविरों में शिफ्ट किया गया है फौरी तौर पर, अस्थायी तौर पर, उनका ख्याल रखने की बात सरकारी सिस्टम कर रहा है। ऐसे में इन लोगों को परेशानी का सामना तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने घरों में जिस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, सीवरेज जो जितने शिविर हैं, इन शिविरों में उस तरह से हमें नहीं लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से जो इनको सभी सुविधाएं शिविर में मिल जाएंगी। हालांकि सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों ने हीटर हो, ब्लोअर हो, गर्म पानी की बॉटल्स हो या खाद्य की किट हो, ये तमाम चीजें जो है उपलब्ध कराने की बात कही है और उपलब्ध कराया भी जा रहा है। आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया जा रहा है, मुआवजे की राशि भी अस्थायी तौर पर भी दी जा रही है और किराए की धनराशि भी दी जा रही है। ये कोशिश तो की जा रही है कि बदलते मौसम का मिजाज खास तौर पर जो है वो इन लोगों को प्रभावित ना करे, लेकिन चूंकि मौसम खराब हो रहा है और ये स्थान ऐसा है, अधिक ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कुछ परेशानियों का सामना तो निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, कई जगह बारिश हुई, कई जगह बर्फबारी का सिलसिला जारी, तो कहीं ना कहीं जोशीमठ वासी हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त वो शिविर में रहने को मजबूर है, अपने घरों पर नहीं है। और आने वाले दिनों में कितनी राहत उन्हें जल्द से जल्द सरकार की ओर से मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर बदलाव किया, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां बिजली विभाग अब जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है।
राजधानी में जल्द 3 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। मीटर लगाए जाने का कार्य अप्रैल में शुरू किया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद नहीं कर सकेंगे बिजली चोरी। सर्वर पर स्मार्ट मीटर का डाटा उपलब्ध रहेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। राजधानी में जल्द लगेंगे 3 लाख स्मार्ट मीटर। चलिए रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है बिजली विभाग, इसके क्या कुछ फायदे लोगों को मिलेंगे? देखिए, राजधानी देहरादून ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस स्मार्ट मीटर को लगाने की कवायद शुरू की जा रही है और प्रीपेड के तौर पर ये मीटर लगाए जाएंगे। इसमें फोन से इसकी कनेक्टिविटी होगी और फोन पे ही इसका कंट्रोल जो है वो उपभोक्ता के हाथों में होगा। अभी तक देखिए तमाम शिकायतें आ रही थी कि जो अभी तक जिस स्तर के मीटर लगे हुए हैं इनमें विद्युत चोरी की शिकायतें विभाग को मिल रही थी। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने ये नया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये प्लानिंग की है कि अप्रैल माह से नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, जिनका जो डेटा है वो कंट्रोल रूम में रहेगा और इसके साथ साथ जो छेड़खानी है वो कम से कम उपभोक्ता इसमें नहीं कर पाएंगे और जिसको जितना रिचार्ज करना होगा उसकी इसमें सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये कोशिश की जा रही विभाग की तरफ से ताकि विद्युत चोरी को रोका जा सके और जो उपभोक्ता हैं उनको सहूलियत उपलब्ध कराई जा सके। प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा कि अप्रैल माह से जब इनका कार्य शुरू होगा या एडवांस तकनीकी पर आधारित जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है, इनका वास्तव में फायदा असल में उपभोक्ताओं को कितना मिल पाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो चोरी होती थी उस पर रोक लगेगी। बने रहिए सोनू आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें राजधानी में जल्द 3 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है बिजली विभाग और इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की तरफ से राज्य के 16 लाख उपभोक्ताओं के लिए इस प्लान के शुरू करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इसका फायदा आने वाले दिनों में आम जनता को देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपसी अंतर कलह सामने आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाए। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर आपसी अंतर कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आई हों। इससे पहले भी कई दफा गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की और इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं। सोनू, एक बार फिर अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ अहम जिम्मेदारी दी है और अब प्रीतम सिंह का जो दर्द है वो बाहर आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल खड़े किए हैं जो प्रदेश नेतृत्व है कि जिन लोगों ने पहले जब राज्य में चुनाव हुए तो उस समय जब विरोध के स्वर मुखर किए थे, यानी संगठनात्मक गतिविधियों में संगठन के अनुरूप कार्य नहीं किए गए थे, तो ऐसे में ऐसे लोगों को फिर से जिम्मेदारी दे दी है। और चूंकि प्रीतम सिंह का कांग्रेस में अपना ही एक कद है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय से विधायक हैं, तो ऐसे में उनके जो सवाल हैं इससे आपसी कलह कांग्रेस का जो एक बार फिर से जगजाहिर हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष बनाम प्रीतम सिंह की खेमेबाजी गुटबाजी फिर से एक बार चर्चाओं का विषय बन गई है। और प्रीतम सिंह के सवाल खड़े करते ही उत्तराखंड कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है कहीं ना कहीं वो सामने आ गई है और उत्तराखंड कांग्रेस में नेता अक्सर अंतर कलह को लेकर के चर्चाओं में रहे। एक बार फिर से प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखना होगा कि प्रीतम सिंह के सवाल को लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आखिर कैसे इसके डैमेज को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि अब प्रीतम सिंह ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किस तरह से अब प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस में आपसी अंतरकलह देखने को मिल रही है, एक बार फिर गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से पार्टी का समन्वय बिठाकर चलेंगे और आने वाले चुनाव के लिए किस तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को तैयार करते, उनकी नाराजगी दूर करते, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वो अपनी ही सरकार को घेरते, अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आते रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।